नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे इस 12वीं कक्षा की भूगोल का दूसरा अध्याय, जिसमें हमने कल एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। और आज उसमें आर्थिक क्रियाकलाप में जो एस्किमो जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप जो है उसमें से बचा हुआ था जो आखेट या शिकार। कल हमने यंत्र उपकरण भोजन के बारे में, उनके वस्त्र निवास घर के बारे में आदि के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो बचा हुआ है आखेट व शिकार, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। उसके बाद हमारा आर्थिक क्रियाकलाप जो है एस्किमो का वह पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, एस्किमो जो जनजाति होती है वो आखेट या शिकार जो है उनका जीविकोपार्जन का क्या है, प्रमुख जो साधन है वो अपना शिकार है जो शीतकाल तथा बसंत काल या ग्रीष्म काल अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग विधियों से करते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शीतकाल, दूसरा बसंत काल जो कि मार्च के महीने में लगभग आता है, उसके बाद ग्रीष्म काल, गर्मियों के अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है इनके शिकार को। तो पहले हम पढ़ते हैं शीतकालीन शिकार। ये लोग क्या करते हैं, शीतकाल में जो शिकार करते हैं, शीतकालीन शिकार में शीतकालीन शिकार या शीतकालीन आखेट। शीतकाल में ये सील मछली का शिकार करते हैं। अब सील मछली का शिकार करेंगे तो ये किसके द्वारा करेंगे, कल भी हमने पढ़ा था। सील मछली का जो शिकार करेंगे तो इनके लिए कुछ तो शिकार करने के लिए कुछ उपकरण होगा। तो ये किसके द्वारा करेंगे, हार्पून के द्वारा। सील मछली का शिकार हार्पून, इसमें ऐसे लिख दो, इसमें सील मछली का शिकार हार्पून के द्वारा या फिर हार्पून से करते हैं। इसमें क्या होता है, जो शीतकालीन आखेट होता है, जो सर्दी के जो दिन होते हैं वहाँ बर्फ होता है, तो सर्दी के दिनों में अधिक ठंड होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, शीतकालीन आखेट जो करते हैं उसमें क्या होता है, जो शीतकालीन जो आखेट है वो हार्पून से सील मछली का करते हैं, हार्पून द्वारा करते हैं। इसके अलावा सील मछली का जो शिकार है वो हार्पून से करते हैं, किसमें, शीतकाल में। तो ये याद रहिएगा, सी से सी यानी सील मछली। ओके। इसके बाद जो शीतकाल आखेट है इसकी भी विधियाँ हैं कि किस किस विधि द्वारा शीतकाल में आखेट करते हैं। विधियाँ, तो विधियाँ कौन कौन सी है, पहली जो है वो है माऊपाक। शीतकालीन आखेट की पहली विधि कौन सी है, माऊपाक। तथा दूसरी जो विधि है वो है इतुरपाक। माऊपाक जो है उसको देखते हैं। माऊपाक में क्या होता है कि एस्किमो जो लोग होते हैं वह ठंड में जो बर्फ होता है, तो ये अपना शिकार सर्दियों के दिनों में शिकार करने के लिए जो बर्फ होता है, ये जो बर्फ की परत है इसके ऊपर रहते हैं एस्किमो। ये मान लो एस्किमो है, ये बर्फ की परत है। बर्फ की परत के नीचे जो है वो है सील मछली। ये जो बर्फ के नीचे पानी है इसके अंदर सील मछलियाँ रहती है। तो सील मछलियाँ क्या करेंगी कि जो ये बर्फ की जो परत है ये, इसमें या तो वो खुद सांस लेने के लिए उनको हवा चाहिए तो बाहर आएगी, तो या तो वो खुद एक छिद्र बनाएगी, या फिर भी जो एस्किमो लोग हैं वो एक छिद्र बना देंगे। यहाँ पर एक छिद्र बना देंगे जिससे कि वो सांस लेने के लिए इस छिद्र में आए, या फिर मछलियाँ ही वो छिद्र बना देंगी जिसमें वो सांस लेने के लिए ऊपर आए। तो मछलियाँ जैसे ही यहाँ सांस लेने के लिए आएगी तो एस्किमो लोग क्या करते हैं, इस छिद्र बना के या छिद्र को दे के इसमें एक छड़ी लटका देते हैं, हड्डी। जैसे ये सांस लेने के लिए इस छिद्र में आएगी तो ये हड्डी हिल जाएगी। जो ये हड्डी इन्होंने लटका रखी है वो हिल जाएगी। जैसे ये हिलेगी तो इनको पता चल जाएगा, इनको जो है ऐसे पता चल जाएगा कि हड्डी हिल गई, मतलब कि सील मछली जो है सांस लेने के लिए आ गई। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही ये मछली यहाँ पर आएगी, ये यहाँ से अपने बालेनुमा हथियार हार्पून को यहाँ से फेंकेंगे
सीधा यहाँ, जैसे ये सांस लेने के मुंह ऊपर लाएंगी तो ये सीधा मुंह में हो गया शिकार, और बाद में उसको ऊपर खींच लेंगे। तो माओपा का मतलब सीधे से आप समझ लीजिए मुंह से, यानी कि जो मछली के मुंह में मार कर उनका शिकार करते हैं। तो हम माओपा को ऐसे भी देख सकते हैं कि माओपाक जो होता है, माओपाक जो विधि है उसमें एक छिद्र होता है सील मछली के शिकार के लिए एक छिद्र बनाते हैं, सील मछली के शिकार के लिए एक छिद्र बनाते हैं जिसमें एक हड्डी की छड़ डाल देते हैं। जैसे ही सील मछली सांस लेने हेतु छिद्र में आएगी तो इनको संदेश मिल जाएगा या संकेत मिल जाएगा। छिद्र में आएगी तो इनको या पता चल जाएगा, छिद्र में आएगी तो छड़ी हिल जाएगी, जिससे इनको ज्ञात हो जाएगा कि मछली जो आ गई है, मछली आ गई तो फिर ये क्या करेंगे, अपने जो बालनुमा हथियार हैं हार्पून उसको फेंक कर उसका शिकार कर देंगे, या हार्पून से शिकार कर लेंगे। सीधी सी बात है, जो माओपाक विधि है उसमें एक छिद्र होता है, छिद्र में जैसे ही मछली सांस लेने के लिए ऊपर आएगी तो एस्किमो लोगों को उस छड़ी जो इन्होंने हड्डियों की जो छड़ी लटका रखी है इनको पता चल जाएगा कि छड़ी हिल गई है, मतलब मछली आ गई। तो ये क्या करेंगे, अपने जो बालनुमा हथियार जो हार्पून है उसको फेंकेंगे, उसके मुंह उस छिद्र में फेंकेंगे तो सीधा उसके मुंह में लग जाएगा ताकि उसका शिकार हो जाए, तो वो फिर बाहर खींच लेंगे, उसका शिकार हो जाए। अब जो दूसरी विधि जो आती है शीतकालीन आकर में वो है इतुरपाक में क्या होता है कि इसमें तो माओपाक में तो होता है एक छिद्र, इसमें दो छिद्र होते हैं। इतुरपाक में दो छिद्र होते हैं, ये मान लो बर्फ की परत है और ये एस्किमो लोग हैं। यहाँ पर भी एक छिद्र बनाएंगे, यहाँ पर भी एक छिद्र बनाएंगे, यहाँ पर पानी है और ये यहाँ पर मछलियाँ रहती है, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक छिद्र में एक एस्किमो लोग बैठे रहे, एक व्यक्ति बैठ जाएगा जो कि यहाँ पर उसको चारा या कुछ डाल के इसको बुलाएगा, यहाँ पर ये चारा डाल के इसको बुलाएगा और इस तरफ एक व्यक्ति बैठा रहेगा। जैसे ही ये चारा डालेगा, यहाँ चारा डाल के मछली इसको खाने के लिए यहाँ आएगी, जैसे ही यहाँ से ये खाने के इसको आएगी, चारा डाल के बुलाता तो ये खाने के लिए इसको यहाँ आएगी, तो ये खाने के लिए जैसे ही यहाँ आई तो इसने इसको इशारा कर दिया। ये जो एस्किमो लोग यहाँ पर हैं उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इशारा कर देंगे, ये क्या करेंगे, दूसरे छिद्र से यहाँ से मारेंगे अपना हार्पून भाला सीधा मछली के ऊपर, तो सीधी यहाँ पर उसके ऊपर लग जाएगी और वो सीधा बाहर खींच लेंगे। तो इतुरपाक जो विधि है उसमें दो छिद्र होते हैं बच्चों, ये कोई बर्फ की परत है, ये एस्किमो लोग एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, ये वाला इसको चारा डाल के बुलाएगा, दूसरा वाला उसको संदेश मिले सीधा भाला यहाँ से मार देगा ताकि उसका शिकार हो जाए। तो आगे आपको समझ, माओपाक में एक ही छिद्र होता है और उससे वो शिकार करते हैं। इतुरपाक जो है
विधि उसमें 2 छिद्र होते हैं। तो आ गई आपको शीतकालीन आर्किड समझ में। इसके अलावा ये तो सर्दियों वाली ही हो गई। इसके बाद है बसंतकालीन आर्किड। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि हम आगे वाले अच्छे से समझ सकें। शीतकालीन आर्किड हो गया, शीतकालीन आर्किड। इसके बाद दूसरा जो आता है वो अपना है बसंतकालीन आर्किड। कौन सा है दूसरा? बसंतकालीन आर्किड। ये जो है बच्चों बसंतकालीन आर्किड, ये मार्च महीने के लगभग आता है। थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। इसको उतोक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बसंतकालीन आर्किड या उतोक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बसंतकालीन एस्किमो जनजाति के बसंतकालीन आर्किड को। तो इसे उतोक कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि उतोक किसे कहते हैं, उतोक क्या है? तो एस्किमो जनजाति का बसंतकालीन आर्किड जो है उसे उतोक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मार्च महीना आता है तो थोड़ी बहुत धूप आने लग जाती है। इसमें क्या होता है, जो बर्फ की परत होती है, जो मछलियाँ से बाहर आकर यहाँ धूप सेकने लगती है। तो यहाँ जो एस्किमो लोग होते हैं वो अपने बाल्य हथियार हार्पून द्वारा इनका शिकार कर लेते हैं। इस बसंतकालीन आर्किड में एस्किमो जनजाति जो है उसके सहायक भी होते हैं, वो होते हैं कुत्ते। अपने कुत्ते तथा ये दोनों बाहर रहते खड़े रहते हैं। जैसे सील मछली यहाँ बाहर धूप सेकने आती है, सांस लेने की धूप सेकने आती है, तो ये अपने बाल्यनुमा हथियार द्वारा इसका शिकार कर लेते हैं हार्पून द्वारा। इनके साइज में कुत्ते भी होते हैं। इसके अलावा जो अपनी नाव होती है कयाक, उसका भी उपयोग करते हैं इस आर्किड या शिकार में। कयाक जो है इसका उपयोग भी बसंतकालीन आर्किड में करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आता है वो है ग्रीष्मकालीन आर्किड। ग्रीष्मकालीन आर्किड। तो जो तीसरा कौन सा आ जाता है? ग्रीष्मकालीन आर्किड। ग्रीष्मकालीन जो आर्किड है उसमें क्या होता है कि गर्मी पूरी तरह गर्मी आ जाती है। यहाँ टुंड्रा प्रदेश में इतनी गर्मी हालांकि नहीं होती क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रीष्मकाल में जो कैरिबो होते हैं थोड़े बहुत बर्फ पिघलता है, तो जो कैरिबो जो होते हैं बारहसिंगा वो आकर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ग्रीष्मकाल में ये किसका शिकार करते हैं? कैरिबो का शिकार। किसका करेंगे? ग्रीष्मकाल में किसका शिकार करेंगे? कैरिबो जो बारहसिंगा होते हैं उसका शिकार करेंगे। इसके अलावा जो छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी आ जाते हैं ग्रीष्मकाल में। थोड़ी सी गर्मी होगी तो बर्फ पिघलेगी, छोटे बड़े जीव जंतु आ जाते हैं। तो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु चिड़िया वगैरह आदि का भी शिकार करते हैं। जीव जंतु का भी शिकार करते हैं। तो जो क्या होता है कि शीतकाल में इनकी आर्थिक क्रियाकलाप लगभग पूर्ण होने वाली अब हो गई है। शीतकाल क्वेश्चन आ जाए शीतकालीन आर्किड की विधा बताइए, तो इतुरपाक माहुपाक। माहुपाक में क्या होता है? एक छिद्र होता है। इतुरपाक में 2 छिद्र होते हैं और हार्पून द्वारा उनका शिकार करते हैं मछली। बसंतकालीन जो आर्किड है वो मार्च के महीने के लगभग आता है और इसे जो कहते हैं उतोक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन उतोक किसे कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति का जो बसंतकालीन आर्किड होता है उसे ही उतोक कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रीष्मकालीन आर्किड होता है उसमें जो कैरिबो होते हैं बारहसिंगा उनका ही शिकार करते हैं। इसके साथ साथ जो छोटे बड़े जीव जंतु वहाँ आ जाते हैं उनका भी शिकार करते हैं। तो ये हो गया अपना एस्किमो जनजाति के आर्थिक जो क्रियाकलाप थे अब पूर्ण हो चुके हैं। आर्किड जो था अपना 3 विधियों में इसको पूर्ण किया है। इसकी 2 विधि है, ये 3 चरणों में है, शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। सील मछली जो होती है उसका एस्किमो लोगों में जीवन में क्या आर्थिक उपयोग है? तो वो हो सकता है इनके सील मछली का मांस काम में आता है। इसके अलावा सील मछली की जो खाल रहती है उसको भी ये
जो इग्लू होता है उसके अंदर लगाने के लिए काम में लेते हैं इनके घर में। इसके अलावा जो उसकी चर्बी जो होती है उसको जलाने के लिए वो काम में लेते हैं, क्योंकि उसकी चर्बी अन्य मछलियों की चर्बी की अपेक्षा अधिक जलती है और अधिक देर तक जलती रहती है और ऊर्जा भी अधिक देती है, मतलब कि गर्मी अधिक देगी। इसके अलावा जो इनकी हड्डियाँ जो होती है अब स्लेज गाड़ी बनाते हैं तो उसमें भी काम में ले सकते हैं। हालांकि ये वालरस की हड्डियों का उपयोग करते हैं, फिर इसका भी ले सकते हैं। तो जो ये थी हमारी कुछ सामान्य जानकारी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति कि इनकी संस्कृति कैसी, इनकी समाज कैसी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि इनमें जो ये जो है छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आ जाता है वो है ये इनमें परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, तो ये पितृवंशी होते हैं, पितृवंशीय। इसके अलावा तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है इनमें एक से अधिक पत्नी भी रख सकते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। इनमें जो क्या है बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। इसके बाद जो है इसके में जो लोग होते हैं वो जादू टोनों में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास या अंधविश्वासी होते हैं। इसके अलावा पांचवा जो है वो होता है अपने जितने भी उत्सव वगैरह होते हैं ग्रीष्म काल में मनाते हैं, ग्रीष्म काल में उत्सव समारोह। इसके अलावा ये इनकी भाषा पूछ ली जाए कौन सी होती है एस्किमो या एल्यूट क्या है, तो इनकी भाषा है कि भाषा जो होती है ये कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट। क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, एल्यूट क्या है, तो एस्किमो जनजाति की भाषा। इसके अलावा जो वृद्ध लोग होते हैं जिनको भोजन की कमी हो जाती है जब शीतकाल में, तो ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन करते हैं, वृद्ध लोग जो जब शीतकाल में भोजन की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है तो ये आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास जीने का कोई सहारा नहीं होता। तो ये हो गया बच्चों इनकी समाज और संस्कृति में ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। पितृवंशीय परिवार होते हैं, इनके मुख्य परिवार का मुखिया पिता होता है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एक से अधिक औरतें रख सकते हैं। इसके अलावा ये जादू टोना अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासी है। ग्रीष्म काल में भी ये उत्सव वगैरह मनाते हैं। शीतकाल में तो ठंड अधिक होती है क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में ठंडा इलाका है, तो वहाँ ग्रीष्म काल में ही कुछ हो सकता है, वरना वहाँ शीतकाल में तो जीवन भी निर्भर नहीं है, जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भाषा जो है इनकी एल्यूट है। वृद्ध या बूढ़े जो लोग होते हैं या जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है, तो शीतकाल में अधिक ठंड की वजह से, भोजन न मिलने की वजह से, भोजन की कमी की वजह से आत्महत्या जो कर लेते हैं। इसके बाद आता है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, ये जो लोग हैं टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, इनके लिए वातावरण समायोजन जो है एक अनूठा उदाहरण है कि ये वातावरण के साथ किस प्रकार से मिलकर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो वहाँ का जो बर्फ होता है, ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ में ही रहते हैं, तो बर्फ का ही प्रयोग कर इग्लू बना लेते हैं, इनके जो घर होते हैं बना लेते हैं। जो वहाँ की बर्फ होती है रहने के लिए उसका ही उपयोग कर उनके लिए इसका ही घर बना लेते हैं, बर्फ का जिसे क्या कहते हैं इग्लू, उसका ही उपयोग कर घर बना लेते हैं। तथा जो वहाँ पर चलने के लिए जो वालरस होता है उसकी हड्डियों का उपयोग करके स्लेज गाड़ी बना लेते हैं, जिससे कि वह अपना काम कर सकें। इसके अलावा जो वहाँ के जो
जानवर वगैरह होते हैं उनकी खाल से वो अपने जो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि स्लेज जो गाड़ी बनाते हैं वो वालरस की हड्डियों से बना लेते हैं, तथा जो उनकी मछलियों की जो खाल वगैरह होती है उनको अपने इग्लू के अंदर लगा देते हैं। तो वहीं का ही जो प्रकृति है उसका ही उपयोग कर वातावरण जो है उसके साथ समायोजन कैसे रख रहे, कैसे हिल मिल के जुल के रह रहे वो, तथा जो सूर्य की जो किरणें पड़ती है जब ग्रीष्म काल में, तो आंखों पर इतना चमक सूर्य की किरण की जो चमक होती है उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, वालरस जो जलीय हुए जीव हैं उसके जो दांत होते हैं उनसे अपने आंखों के लिए एक कवच बना लेते हैं, जिसे हम अपने भाषा में चश्मा बोल सकते हैं। वो कवच बना लेते हैं, आंखों के लिए कवच बना लेते हैं सूर्य की किरणों से बचने के लिए। तो ये वातावरण समायोजन जो है ये इनमें एक अनूठा उदाहरण है। पूछ लिया जाए कि एस्किमो जनजाति का वातावरण समायोजन लिखिए, तो क्या लिखोगे? ये बर्फ इसमें एक अनूठा उदाहरण है वातावरण समायोजन, तथा ये बर्फ का ही प्रयोग और अपना घर बना लेते हैं इग्लू। इसके अलावा स्लेज गाड़ी है जो किसका प्रयोग करते हैं, वालरस की हड्डियों का प्रयोग कर बना लेते हैं। इसके अलावा आँख कवच बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो वहाँ के वातावरण प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका ही प्रयोग कर अपने लिए जीवन जीने के लिए जो चीज़ें बना रहे हैं उपयोग के लिए, जो वातावरण के लिए समायोजन दोनों मिलजुल कर रह रहे, वही है वातावरण समायोजन। अब चौथा अपना जो लास्ट है अंतिम पॉइंट जो आता है वो है आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। अब आता है बच्चों आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क की जो एस्किमो जो लोग होते हैं वो अब धीरे धीरे उनमें विकास की स्थिति जो है वो बढ़ने लगी है। जैसे कि वो अलास्का व कनाडा क्षेत्र में रहते थे, जो उत्तरी अमेरिका के जो लोग होते हैं वो लोग वहाँ आ जाते हैं, या फिर वह वहाँ एस्किमो जो लोग हैं वह धीरे धीरे दोनों का मिलन हो रहा है, तो वह आधुनिक जो संस्कृति है उसके संपर्क में आ रहे हैं। तो उन संस्कृति के जो संपर्क में आ रहे हैं अमेरिकी लोगों के वगैरह, तो उनसे इन पर क्या प्रभाव पड़ा है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क से प्रभाव, इन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनमें क्या बदलाव आया है। तो जो आधुनिक संस्कृति से इनमें बदलाव आया है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो आधुनिक जो संस्कृति है उससे क्या हुआ कि पहले ये अपने प्राकृतिक जो वहाँ की चीज़ें वो ही इस्तेमाल करते थे। अब ये धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका के लोगों के जो संपर्क में आएंगे तो वो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करने लगे। वो क्या कर पहले जो कयाक वगैरह नाव इस्तेमाल करते थे, कयाक जो कि हड्डियों से बनी होती थी, हड्डियों की नहीं सॉरी खाल से बनी नाव। कयाक जो थी वो नावें जो कि खाल से बनी हुई थी, उनके स्थान पर अब जो है वो मोटर चलित नाव का उपयोग करने लगे। मोटर चलित नाव अब उनके संपर्क में आए तो वहाँ पर उनको सुविधाएं मिल गई, विकास की सुविधाएं मिल गई, तकनीकी विकास की सुविधाएं मिल गई, जो कि उनकी जो पुरानी जो नाव थी उनके स्थान पर अब क्या प्रयोग करने लगे, मोटर चलित जो नाव होती है जिसके अंदर की मोटर लगी होती है वो प्रयोग करने लगे। इसके अलावा जो स्लेज जो गाड़ी थी उनकी स्लेज जो कि वाल्स की हड्डियों की बनी हुई थी, उसके स्थान पर वो क्या उपयोग में करने लगे, स्नो स्कूटर, ये कि जो बिना पहियों की होती थी जो बर्फ पर चलने के लिए काम में आती, अब उसके स्थान पर ये क्या काम में लेते हैं, स्नो स्कूटर। जो कि पहले ये लोग जो हारपून था अपना हथियार, हारपून भालेनुमा जो हथियार था हारपून, वो उपयोग में लेते थे। जब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो उससे ये इन्होंने क्या किया, जो हारपून इनके पास था इनके स्थान पर इन्होंने वहाँ से बंदूकें ले आए, पिस्तौलें ले आए, उससे अब शिकार करते हैं बंदूक से। तो उस हारपून के स्थान पर ये क्या प्रयोग में लिया इन्होंने, बंदूक, पास से बंदूक ले आए। तो अब इनको
मतलब धीरे धीरे इनका विकास जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग जो है इसके स्थान पर ये उपयोग में करने लगे। जो इनका आँख का जो कवच था, जो कि ये वालरस की दांतों से बनाते थे, आँख कवच, उसके स्थान पर अब ये चश्मा वगैरह, यहाँ के जो चश्मा होते हैं वो उपयोग में लेने लग गई, जो कि इनको पहले प्राकृतिक तरीके से बनाना पड़ता था, अब इनको मार्केट से वो ले आते सीधा, जो कि हम मिलता है वहाँ पे, वो यूज़ कर लेते हैं। तो इनको इतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी कि इनको पहले इन चीज़ों में आती थी। अभी आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर का कर सकते हैं, बंदूक का कर सकते हैं, और इनके चश्मे का कर सकते हैं। तो ये जो लोग एस्किमो लोग जो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आए, तो इनमें अनेक बदलाव आए। तो पूछ लिया जाए कि एस्किमो जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क लिए, तो इन लिख दो कि पहले जो है ये कयाक का इस्तेमाल करते हैं, इसके स्थान पर अब मोटर चलित नाव यूज़ करते हैं। स्लेज के स्थान पर अब स्नो स्कूटर यूज़ करते हैं। हार्पून के स्थान पर अब बंदूक वगैरह यूज़ करते हैं। आँख कवच के साथ चश्मे वगैरह अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। तो इनसे इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, इनका बहुत विकास हुआ है। धीरे धीरे इनका विकास जो है वो गति बढ़ती जा रही है। इनसे जो वहाँ का जो वातावरण है, तटीय क्षेत्र है, उन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। पहले 10,000 लोग थे जो भी, क्योंकि 10,000 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं। अभी जो है आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। ये वातावरण के लिए एक बहुत ही बुरा इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है। तो बच्चों ये हो गया अपना एस्किमो जनजाति का जो है वो किया है। पहले हमने उसके निवास क्षेत्र पढ़े, उसके बाद जो आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े हमने, उसके बाद समाज संस्कृति पढ़ ली, उसके बाद हमने वातावरण समायोजन पढ़ लिया, उसके बाद हमने आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार इसका संबंध है, प्रभाव क्या है पढ़े, तो वो हमने सब कुछ क्लियर हो। अब आपको क्या करना क्या है, जो हमने पढ़े उसकी एक सारणी बनानी है। एस्किमो जनजाति एक एक टॉपिक लिखना है, उनमें क्या क्या पॉइंट है वो लिखना है। बाकी तो मैंने बता ही दिया, वो लिख सकते हो आप, उसमें वो लिख देना। एक एक पॉइंट बना के उसको, हर चीज़ का 2 टाइप है तो उसका भी कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट बना के उसको फोकस करना है, याद करना है। जो भी पढ़ा है, आज जो पढ़ा है वो आज ही क्लियर हो जाना चाहिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, फिर भी हम डेली जो है साथ साथ में करते जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम कल जो है वो पढ़ेंगे अगली जो जनजाति हैं बुशमैन, उसके बारे में। आज की क्लास बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।